आकाश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बी यू पे। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच परम। बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत टाइम से हम प्लान कर रहे थे और 2 महीने। फाइनली यस 2 महीने और फाइनली हम लोग यहाँ हैं। तो वेरी एक्साइटेड बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉब्ली हम कंटेंट क्रिएशन के टाइम पे नहीं बोल पाते करेक्ट। और मुझे लगता है कि आज अपॉर्चुनिटी है तो खुल के बात करते हैं। बिल्कुल। और वैसे भी आपका यूट्यूब का वो टैगलाइन है ना, हाँ, अब कुछ नहीं छुपेगा है। अब बे कुछ नहीं छुपेगा। हाँ, बेखौफ रहिए। बेखौफ जो ओपिनियन आप देते हो। राइट। वैसे मैं पॉडकास्ट शुरू करने से पहले अपनी ऑडियंस को बता देता हूँ। आकाश सर का चैनल है पीपोई के नाम से। ऑलमोस्ट मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हैं उसके ऊपर। और सर का जो कंटेंट है ना सर, मतलब वी लव यू। थैंक यू सो मेरी मच। पूरी टीम की तरफ से ना, मतलब यू आर डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब सर। यू थैंक आर यू सर। डूइंग अमेजिंग। थैंक यू। होता क्या है ना, सॉरी मैं तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा बोल रहा हूँ आज, है ना। बट मुझे ये हाँ। चीज ना मुझे बोलनी चाहिए। हम्म, हम लोग ना कंटेंट पे बनाते हैं हम्म, अपनी पसंद का, हम्म, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। बट जो कंटेंट आप बना रहे हो ना, कि इंफॉर्मेशन गैदर करना हम्म, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, और उसको क्लब करके लाना और अपनी ओपिनियन बेखौफली आपने यूट्यूब के ऊपर देना, इसके लिए सर हिम्मत चाहिए वैसे। नहीं वो हिम्मत इसलिए भी आती है ना, देखो परम, जब आप में जज्बा होता है बिकॉज मैं एक टैगलाइन बोलता हूँ, अपार्ट फ्रॉम आप कुछ नहीं छुपेगा, देयर इज अनदर टैगलाइन, तो वो टैगलाइन है आई ब्रीथ पैशन। और वही एक रीज़न है क्योंकि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और जो मेरा कंटेंट है पूरा, हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक जिस पे मैं बात करता हूँ, और वो दिल से नहीं निकल रहा तो आई डोंट टॉक अबाउट इट। और दिल से तब निकलता है जब आपने उस पर रिसर्च करी होती है, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इन्फॉर्म्ड होते हो। हम्म। और जब इन्फॉर्मेशन के बिना बोलोगे तो दैट्स अ फॉर्मेलिटी, दैट्स जस्ट कंटेंट। बट अब जहाँ से बोलते हो, जो आपको पता है, उसके बारे में आप फील करते हो, तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो कैमरा के आगे। एंड दैट्स व्हाट पैशन डज। सो जो भी है वो यहाँ दिल से निकलता है, और दिल से निकलता है उसके बाद वंस यू आर इन्फॉर्म्ड, आपने उसको अच्छे ढंग से समझ लिया है। ये नहीं कि आपको रिएक्ट करना है किसी चीज़ पे। राइट। कई बार आपको मन करता है रिएक्ट करने का, गुस्सा आता है या इमोशनल हो जाते हो, हम्म। पर देन यू डोंट डू जस्टिस टू द कंटेंट, बिकॉज़ जो लोग देख रहे हैं, वो लोग इस ट्रस्ट के साथ आ रहे हैं आपके चैनल पे कि आपके पास जब आएँगे तो आपको एक पर्टिकुलर इन्फॉर्म्ड ओपिनियन मिलेगा। और अगर आप बस रिएक्ट कर रहे हो और आप इन्फॉर्म्ड ही नहीं हो, सो आई अज़्यूम द रिस्पांसिबिलिटी कि जो भी हम बात बोल रहे हैं, उसके अराउंड डीप रिसर्च हो। आपने खुद हर हर तरह से सोचा हो उसके बारे में, फिर आप बोलो। एंड दैट्स व्हाई मैं लाइव स्ट्रीम्स नहीं करता। जबकि देयर इज़ अ बिग अपॉर्च्युनिटी, तो मेरे जो यूट्यूब पार्टनर मैनेजर हैं, वो बोलते रहते हैं, "अरे लाइव स्ट्रीम करो।" बट लाइव स्ट्रीम में क्या है, आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो दे रहे हो, पर जब आप रिस्पॉन्सिबल हो इतने लोगों के लिए, तो आप कैसे कर दो? तो हम लोग करेंगे लाइव स्ट्रीम, बट उसका फॉर्मेट ऐसे रखेंगे कि सेंसिटिव टॉपिक्स जिसके लिए रिसर्च चाहिए, उसके बारे में ना बोले। इट कुड बी अ ह्यूमरस टेक, इट कुड बी अ सिंपल ब्लंट ओपिनियन, बट जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कंटेंट क्रिएटर्स की है कि हम उसमें टाइम लें। ये नहीं कि व्यूज़, 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 पैसा, 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 नहीं। आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, उसके बाद आप इन्फ्लुएंसर हो। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उनके दिमाग को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उनके थॉट्स को प्रोवोक कर रहे हो। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी बोलते हो, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी जो सोच है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तब करो जब आप 100% श्योर हो जो आप बोल रहे हो, आप उसमें बिलीव करते हो। देखो हमने आम आदमी पार्टी के नाम को सुना हुआ है, राइट? हम्म। बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, अब तो नेशनल पार्टी बन गई है। आई बिलीव जब ये अन्ना हज़ारे का कैंपेन शुरू हुआ था, तो मैं उनमें से था जो कि फ्रंट रो में थे। मैंने बहुत सारी कॉल्स भी करी हैं हम्म। कैंपेन्स के लिए, हम्म। बहुत सारी कॉल्स करी हैं, और कि भई आम आदमी पार्टी को वोट करो, बिकॉज़ एक बिलीव था, अन्ना हज़ारे में था, उनकी पूरी टीम से था। मैंने अरविंद केजरीवाल का काम भी देखा था कि भई ये गाँव में जाके हैंड पंप लगवाना, लड़ना छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। तो मेरा वही जज़्बा जो था, जब मैं कॉर्पोरेट में था, कहते हैं ना कि मिड लाइफ़ क्राइसिस होता है आपको कभी-कभी, और मैंने स्टार्ट किया अपना करियर अराउंड 2002 में। उसके बाद अबाउट 2014 में मुझे लगा, अन्ना हज़ारे कैंपेन के बाद, कि मुझे भी कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए। ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे सोसाइटी में इम्पैक्ट आए। और मुझे लग रहा था कॉर्पोरेट की दुनिया में एक रेस है, और उस रेस में आप एक लेवल से दूसरे लेवल, तो एचएसबीसी में 2014 में आई जॉइन्ड एज़ एन असिस्टेंट वाइस प्रेज़िडेंट। मुझे लोग पीपीओ के नाम से जानते हैं, बट मेरा नाम है आकाश, और मैं अपना पूरा नाम लिखता हूँ आकाश अशोक गुप्ता, क्योंकि अशोक इज़ माय फादर्स नेम ओके। एंड माय फादर इज़ माय रोल मॉडल।
नॉट ओनली माय फादर बट माय ग्रैंडफादर आल्सो, दे वर द नॉर्थ बेल्ट के पूरे किंग्स थे एक टाइम पे फूड ग्रेन्स में। तो 2002 में मैंने जेनपैक्ट व्हिच वाज जनरल इलेक्ट्रिक का फ्रेंचाइजी आर्म, बीपीओ फ्रेंचाइजी आर्म व्हिच इज कॉल्ड एज जैकिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहाँ जॉइन किया मैंने। तो मैं बहुत पुराना हूँ। 2002 के टाइम का। सो वहाँ से जॉइन किया, वहाँ से फिर टीसीएस में काम किया, एयरटेल का और वोडाफोन का एक जॉइंट वेंचर था इंडस टावर्स, वहाँ काम किया। एचएसबीसी में देन आई जॉइन, जहाँ हम थे 2014 में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एज अ पोजीशन, और ग्लोबल जो सीएफओ है, ग्लोबल हेडक्वार्टर्स जो लंदन में है, उनको रिपोर्ट करती थी हमारी टीम। तो वहाँ काम किया, और जब वहाँ मैंने जॉइन किया तो मुझे लगा ये तो रैट रेस है यार। मुझे ना समझ नहीं आता, बिकॉज मुझे लगता था सोसाइटी के लिए काम नहीं हो रहा, यहाँ एक कंपनी के लिए काम हो रहा है। यहाँ हम इम्पैक्ट, एक लिमिट है, मतलब हम एक क्लाइंट है या एक कंपनी है, उसके बेनिफिट्स के लिए और उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स में करता था, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स। मतलब आई डिड एडवांस एनालिटिक्स फ्रॉम आई एम अहमदाबाद। आई वाज अ ब्लैक बेल्ट एंड मास्टर ब्लैक बेल्ट फ्रॉम मोटोरोला यूनिवर्सिटी एंड टीक्यू। तो ये सारे सर्टिफिकेशंस, ये सब कुछ करने के बाद एक अच्छी पोजीशन पाने के बाद, जहाँ आई वाज आल्सो गेटिंग रिटेंशन स्कीम्स, एसओपीज, जो कि सॉप्स होते हैं, आपके शेयर्स वगैरह मिलते हैं आपको रिटेन करने के लिए, कि छोड़ के मत जाओ, पैसा देखो। तो पैसा देख देख कर, क्लाइंट्स की शक्लें देख देख कर, लोगों की टाइयाँ सूट्स देख देख कर मैं पकना शुरू हो गया था, बिकॉज मुझे लग रहा था यार ये बिकॉज आई हैव बीन ओपिनियनेटेड, मैं बहुत ओपिनियनेटेड हूँ। और जब मुझे बस वही प्रेजेंटेशंस, वही मीटिंग्स, इट वाज नॉट समथिंग व्हिच आई वांटेड टू डू ऑल माय लाइफ। तो रादर देन गोइंग टू अ वीपी पोजीशन या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन, जहां आज शायद मैं होता, वो पाथ की जगह मैंने अपना पाथ चेंज कर लिया। मैं कहा नहीं, अब एक ऐसी प्रोफाइल करनी है जहां मैं आराम से कर पाऊँ काम, पर साथ साथ कुछ और बिल्ड कर पाऊँ। एंड दिस वाज अ मेंटोर ऑफ माइन हु गाइडेड मी ऑन दिस। उन्होंने बोला, नहीं आकाश, यू डोंट हैव टू लीव व्हाट यू डूइंग करंटली, यू कैन बिल्ड समथिंग इन पैरेलल। और वही मैंने किया। और जब मैंने करना शुरू किया तो इतना मजा आता था कि मैंने कहा वाओ, इसमें तो मजा आ रहा है। जब मैंने लोगों के रिएक्शंस देखने शुरू किए अपनी बातों पे, तो मैंने एक चीज़ पकड़ी, व्हिच वाज अ रियलिटी शो। मुझे लगा कि आई थिंक इसके बारे में बात करना बड़ा ईज़ी है, तो बात करनी शुरू करी। और लोगों के रिएक्शंस देखे, लोगों को असर पड़ रहा था मेरी बातों पे। अब मैंने क्या किया, उस रियलिटी शो को लेवरेज करके मैंने सोशल मैसेजेस देने शुरू करे, एंड दैट वाज माय strategy and idea. You can now I can say that it's a strategy because now it's been old, and I've been telling these strategies to people now, जो मेरे mentorship प्रोग्राम में है, जो मेरे कोर्सेज वगैरह की मांग करते हैं। तो मैं उनको ये स्ट्रैटेजीज बताता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये अच्छा काम भी करना है, आपको कहीं ना कहीं उसको एक स्ट्रैटेजी के साथ ही अलाइन करना पड़ेगा। Right. Otherwise, you'll not be able to do it. You'll not be able to at least reach out to people, right? This is also what we're doing right now. It's a collaboration strategy to Right. reach out more people, to create good content, to have a meaningful conversation, to influence people in the right way. तो वही मैंने किया, उस रियलिटी शो को पकड़ के ना, परम, मैंने सोशल मैसेजेस देने शुरू करे। और ये मेरा तरीका था, एक बड़े शो को यूज़ करो और अपनी बात जो कहनी है वो कहो। एंड दैट्स व्हाट पीपल स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू, बिकॉज़ उनको लगा ये मीडिया वाले तो ये गॉसिप, अरे आज देखिए क्या हुआ है, ये लड़की जिम से निकली हैं, ये रियलिटी शो में इसमें पानी पे वॉर हो गई, फूड पे वॉर हो गई, ऑमलेट पे वॉर हो गई, अंडे पे वॉर हो गई, कि मैं अंडा खाऊँ या ना खाऊँ। तो मैंने कहा यार ये मुद्दे हैं, पर इनको लिवरेज करके आप कैसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएँ इन द राइट डायरेक्शन, वो दे सकते हो। तो आई यूज़ दैट, आई स्टार्टेड डूइंग दैट, गॉट लॉट ऑफ ट्रैक्शन। पीपल थॉट कि मैं रियलिटी शो में जाना चाहता हूँ, ऐसा था नहीं। Okay. आई गॉट द इन्विटेशंस आल्सो, एंकरिंग करने के भी आए, जो Hmm. अपना बिग बस वगैरह होता है ना, Okay. तो उसमें भी कई बार आए। उनको लगा कि आप इतनी हमारी बजाते हो, आप हमारे साथ मिल जाओ, ऐसी भी कुछ चीज़ें हुई। तो मैंने कहा नहीं बॉस, इसलिए तो नहीं किया हमने स्टार्ट। तो बिकॉज़ आई आई हैव माय ओन विज़न, मुझे अपना कुछ करना है और आगे बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे। बट दिस इज़ हाउ आई गॉट स्टार्टेड। और फिर धीरे-धीरे कंटेंट को रीशेप किया। जब मुझे लगा हो गया अब, एक Hmm. रियलिटी शो वगैरह हो गया, अब रियल मुद्दों पे आते हैं। तो जब रियल मुद्दों पे आए तो फर्स्ट केस था ज़ोमैटो कंट्रोवर्सी। Right. एंड आई कांट टेल यू, आई कांट टेक द नेम्स, बट द कंप्लीट बॉलीवुड, ऑल द पॉलिटिक्स वर्ल्ड, एवरीबॉडी स्टार्टेड मैसेजिंग, ईमेल्स, इंस्टाग्राम, आकाश हम ये बोल नहीं सकते पर जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर वॉइस, नॉट इवन जस्ट द कॉमन पीपल, एवरीबॉडी राइट एट द टॉप। तो अब लगा कि हाँ, इसकी ज़रूरत है, बिकॉज़ मीडिया ये चीज़ें नहीं, इतने वो ब्रेकिंग न्यूज़ करते रहते हैं। एक चीज़ को रिपीट पे आपको Hmm. टेलीकास्ट करते रहते हैं। एक ही चीज़ आपको पूरे दिन दिखाई जाएगी।
आजकल आप देखेंगे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम चलती है और वो रुकती नहीं है, सेम न्यूज़ अगेन एंड अगेन रिपीट हम्म। मोड में। तो 10 मिनट में कैसे सब कुछ बताना, सो दैट इज़ व्हाट आई स्टार्टेड, दैट इज़ व्हाट वी आर कंटिन्यूइंग विद। मैंने सीरियसली आई थिंक 436 वीडियोस हैं आपके चैनल के ऊपर। हुँ, मोर देन मिलियन ऑफ 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। हुँ। जो बेखौफ ओपिनियन आप देते हो, आपको डर नहीं लगता? पता है परम डर उसको लगता है जिसके अंदर कुछ झूठ होता है या फेक होता है। मैंने ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना है और व्यूज़ खींचने हैं या अपने को बड़ा दिखाना है या अपना गुस्सा दिखाना है। मैं जब कुछ बोलता हूँ, तो मैं गुस्से में कभी नहीं बोलता। मैं आज भी आपसे बात कर रहा हूँ, आपको लगेगा कई बार शायद कुछ ब्लंट बोलूँ मैं चीज़ें, बट आई एम वेरी काम। और ये कामनेस भी जो है ये स्पिरिचुअल जर्नी रही है मेरी पीछे। और कोई भी एक इंसिडेंट होता है तब आप स्पिरिचुअलिटी के पीछे जाते हो और वो इंसान की ज़िंदगी में वो इंसिडेंट्स होते हैं, तभी आप करते हो। तो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए। तो ये जो बेखौफ वर्ड है, हम्म। फियरलेसनेस अप्रोच है, ये आकाश नहीं है, ये आकाश का कंटेंट है, ये पीपोय का कंटेंट है। बेखौफ ओपिनियंस इज़ ऑन द प्लेटफॉर्म पीपोय। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी इमोशंस हैं, इनफैक्ट मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत इमोशनल हूँ, मैं अपने कंट्री के लिए बहुत इमोशनल हूँ। मैं इंडिया एज़ अ कंट्री, मेरे पास बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ थी। मेरे को अभी भी जब मैंने जॉब छोड़ी है, कॉन्सेंट्रिक्स में था मैं लास्ट, मैंने 2021 में जॉब छोड़ी। मेरे को दे वांटेड टू मेक मी द कंट्री हेड ऑफ चाइना, दे वांटेड टू सेंड मी टू यूएस टेक्सास में, दे वांटेड मी टू लीड द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट डे भी मेरे को फ़ोन आया, सरदार था मेरा बॉस एक, हम्म। तो कहता काश मत जा यार, मैं तेरे को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। मैंने कहा मुझे इंडिया तो छोड़ के जाना ही नहीं। मैं ट्रैवल कर सकता हूँ बट मैं काम के लिए सेटल नहीं हो सकता। मेरे को इंडिया से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। मैंने ये कभी बोला नहीं, बट मेरे अंदर मतलब मेरा 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 सपना है कि मैं कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स करूं जो कि पेट्रियाटिज्म की जो फीलिंग है उसको इन्वोक करें। बिकॉज जब हमारी बचपन में प्रेयर होती थी ना, तो वहाँ जब हम गाते थे जन गण मन, तो रोंगटे खड़े हो जाते और आज भी होते हैं। आज भी अगर उस चीज को आप वो कर लो ना सीरियसली। अभी भी मतलब मुझे बोलते हुए भी फील हो रहा है, राइट? अ, तो डर इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपका जो अंदर से जज्बा है, जब उसमें क्लैरिटी है, वो उसका मकसद क्लियर है ना, तो आप नहीं डरते। क्योंकि आपको लगता है वो ज़रूरत है वो बोलने की। सर एक्चुअल में किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। हुँ, और जो ऑडियंस आज इस पॉडकास्ट को देख रही है, सुन रही है, जो आपकी ऑडियंस भी होगी, हुँ, वो आपको बहुत सपोर्ट भी करते हैं। मैंने देखे हैं मैसेजेस, मैंने देखे हैं उनके कमेंट्स। बिकॉज इतना गुद्दा ना किसी के अंदर ना होता नहीं है कि आके ना इस तरीके से बोल दे। हुँ, देखो, हुँ, सबको पता है कि देश के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, हुँ, सबको पता है कि हमारे अंदर क्या खामियां हैं या क्या मार्केट में चल हुँ, रहा है, बट हुँ, नोबडी स्पीक्स, या, राइट? या, आपका कंटेंट एक सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग भी है, हुँ, जनता तक ओपिनियन भी पहुंचा रहा है। हुँ, आप अपना, होता है ना, एक नागरिक का कर्तव्य होता है, वो हुँ, आप भरपूर निभा रहे हो। हुँ, बट कहीं ना कहीं यहाँ की ओपिनियन मान लो या लोगों की थॉट प्रोसेस मान लो, वो एजुकेशन की वजह से मुझे लगता है भरपूर, या उस चीज को वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। हुँ, ओके, चलो अब कंटेंट की हम बात करते हैं और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मैंने हुँ, आपसे डिस्कस करने हैं, श्योर, व्हाई नॉट? है ना? सो पहला मुद्दा है प्रो खालिस्तान। हुँ, उस पे आपने भी अपने थॉट प्रोसेस दिया हुँ, था, अपने हुँ, व्यूज दिए थे। हाँ, मैं खालिस्तान के बारे में जानना चाहता हूँ। जो खालिस्तान की मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री है, हुँ, ठीक है, वो क्या है एग्जैक्टली? हुँ, बिकॉज अगर आप देखो, जब हाँ, रंजीत सिंह जब महाराजा उस समय रणजीत पे सिंह। सिख को मैनेज कर रहे थे, हुँ, उनका सारा कुछ, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 1823 में भी शायद, राइट? हुँ, उस समय पे और आज के सिख में जो डिफरेंस आप देखते हैं, जैसे आपने वीडियो बनाई थी, तो उसमें लोगों ने जो जो हमारे देश के सिख है, उन्होंने बहुत प्रेज किया आपको हुँ, कि भैया हम भी सिख है लेकिन वी लव इंडिया। हुँ, और मुझे लगता भी है कि आई थिंक सिख इज द मोस्ट हुँ, पेट्रियोट ऑफ द कंट्री, राइट? हुँ। क्या लगता है आपको? अरे यार पूछो ही मत, मतलब देखो द थिंग इज़ कि जैसे मैंने बोला, अभी आपको इसी से पहले बोला और वो क्वेश्चन आपका देखो इमीडिएटली टाइमिंग देखिए आप। मैंने बोला कि मैं अपनी कंट्री से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी कंट्री के प्यार की वजह से कभी भी बाहर किसी जॉब के लिए नहीं गया और ये मेरी फैमिली जानती है व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आई गॉट। ऑब्वियसली व्हेन यू वर्क इन द कॉर्पोरेट फॉर अबाउट 16 टू 18 इयर्स एंड मोर, तो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इनफैक्ट आई हैव स्टेड इन कनाडा, वहाँ से ट्रांजिशन किए हैं कुछ प्रोसेसेस 2007-6 में, तो उस टाइम पे भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया वहाँ। तो 3 महीने में कनाडा में था,
जितनी याद आई ना अपने देश की, बता नहीं हम्म। सकता। और द थिंग इज़ कि लोग कहते हैं यार ये इंडिया में नहीं है, ये वहाँ है। मुझे पता क्या लगा? मुझे लगा अपॉर्च्युनिटी। वॉव! कनाडा में ट्रैफ़िक कितना अच्छे ढंग से कंट्रोल है। वॉव! लिफ्ट में कितने कर्टेसीज़ से बात करते हैं लोग, हेलो बोलते हैं एक-दूसरे को। वॉव! दिस इज़ एन अपॉर्च्युनिटी। मुझे लगा ये सब अपॉर्च्युनिटी है कि भारत में जाके अवेयरनेस क्रिएट करो। जो हमारे संस्कार हैं वो कहीं न कहीं खो गए हैं, बिकॉज़ जो इन्फॉर्मेशन पास हुई है, वो ढंग से नहीं हुई ब्रिटिशर्स की वजह से। जो संस्कार थे वो ब्रिटिशर्स की या इन्वेजन्स की वजह से खो गए कहीं। और ये फॉरेन कंट्रीज़ में जितनी भी कर्टेसीज़ हैं, उससे ज़्यादा कर्टेसीज़ हमारे यहाँ थी, पर वो चली गई। तो देयर इज़ एन अपॉर्च्युनिटी। तो मैं अपनी कंट्री से बहुत प्यार करता हूँ। जो भी इस कंट्री को ब्रेक करने की कोशिश करता है, उस आइडियोलॉजी से मुझे सख्त नफ़रत है। अब लोग इसको सेक्युलरिज़्म बोलें या कुछ भी बोलें, मेरा भी रिलीजन है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है? बट मेरे लिए मुझे लगता है जो हमारी यूनिटी है इंडिया की, इंडिया को एक स्पेशल देश उसकी डाइवर्सिटी बनाती है, लैंग्वेज बनाती है, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट माइंडसेट, और हम लोग हर जगह छाए हुए हैं। तो हम लोग जब हर जगह छाए हुए हैं ना, तो लोगों को प्रॉब्लम है ग्लोबली इस चीज़ से। और वो लोग ऐसी चीज़ें पोजीशन करते हैं, फंड करते हैं। और सोशल मीडिया पे अगर आप और मैं बैठे हैं परम, और मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसा थॉट जो इंडिया को डिवाइड कर रहा है, आपका नेबर एक सिख हो सकता है, आपका नेबर एक मुस्लिम हो सकता है, आपका नेबर एक क्रिश्चियन हो सकता है, आपका नेबर एक हिंदू हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है। अगर वो आपसे रोज प्यार से दो लफ्ज बोले, आपके हेल्प करे, आपके काम आए, तो क्या आप उसको डिस्क्रिमिनेट करोगे? और उसकी क्या गलती है? वो उस बेचारा उस घर में पैदा हुआ, तो वो आपकी कंट्री का पार्ट है। और हम लोगों की यूनिटी हमारे लोगों के साथ बनती है, जो हमारे साथ खड़ा होता है। तो अगर उस पे कोई उँगली उठाता है या उसको जज करता है विदाउट इवन रिसर्चिंग, तो मुझे उसमें प्रॉब्लम है। और आपने बिल्कुल सही बोला कि सिख सिखों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सीरियसली। और बॉर्डर पे जितने कंट्रीब्यूशंस हैं, उसकी तो अलग ही लेवल है। प्लस इवन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में भी बहुत, पॉलिटिक्स में भी बहुत। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली जब आप ये सोचो कि जो एक सिख घर में पैदा हो रहा है या एक मुस्लिम घर में पैदा हो रहा है, और हम जब उनको एक टर्म यूज़ करनी शुरू कर देते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट करनी शुरू कर देते हैं ना, तो वो इंडिया में पैदा हुआ है और उसकी गलती नहीं है। हाँ, पर जो प्रॉब्लम्स हैं, हमें उन पे बात करनी चाहिए। पर जब हम एक कौम को या एक रिलीजन को ऐसे देखना शुरू कर देते हैं और इर्रेस्पॉन्सिबल कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं ना, वहाँ मुझे प्रॉब्लम है। तो आई थिंक द एंटायर खालिस्तान वाला जो पूरा एंगल था, मैंने मुझे इस बात से सख्त नफ़रत है कि आप एक कंट्री के टुकड़े करके आज के टाइम में एक दूसरी कंट्री बनाना चाहते हो। और ये इंडिया के किसी बंदे का ख्याल नहीं है, ये बाहर की ताकतें हैं, ये बाहर का थॉट प्रोसेस है, बाहर की फंडिंग है। कुछ लोग तो बाहर सेट हो गए हैं, कनाडा में। वो कनाडा में सेट होकर अब वो चाह रहे हैं कि इंडिया में भी उनको लीडरशिप पोज़ीशंस मिलें, या इंडिया में उनको कोई पूछ नहीं रहा। सो दे वांट टू क्रिएट अ पोज़ीशन, अ वे, अ प्लेटफ़ॉर्म जहाँ उनकी रिस्पेक्ट हो, जहाँ उनको पोज़ीशंस मिलें, या उनको फंड कर रहा है कोई। तो ये थॉट प्रोसेस बाहर के लोगों के हैं, मुझे नहीं लगता इंडिया में बैठे हुए लोग दुखी हैं किसी चीज़ से। एक या बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह। बिकॉज़ मेरे को क्या लगता था कि देखो, खालिस्तान के बारे में तो एवरीबॉडी नोज़, हुँ, ठीक है, कि क्या है, क्यों है, हुँ, कैसे है, कहाँ से था। बट अगर एक जनरल अवेयरनेस की बात करो तो हमारा जो, अगर मैं बात करूँ अर्लीज़ 80s की, हाँ, उस समय पे क्या था कि कास्टिज़्म नहीं था, हाँ, डिवाइडेशन नहीं था, हम सब ऐसे थे। हुँ, जब ब्रिटिश इसमें घुसा, हुँ, ठीक है, तो ब्रिटिश ने सबसे बढ़िया ये चीज़ देख ली कि भैया इनको तोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है हुँ, कि फूट डालो, राज करो वाला। करेक्ट, वहाँ पे हिंदू अलग कर दिए, हुँ, वहाँ पे मोहम्मडन्स अलग कर दिए, हुँ, वहाँ पे ये खालिस्तानी अलग कर दिए। राइट, उसमें भी सिख ने कभी ये नहीं बोला था कि हम अलग होएँगे, वो तभी भी इन्हीं के साथ थे। राइट, फिर प्रधानमंत्री जी उस समय नेहरू नेहरू जी थे, तो नेहरू हुँ, जी ने बोला था कि डिवाइडेशन कर देते हैं। हुँ, तब किसी ब वही होता है ना कि हुँ, ये कहीं न कहीं लैक ऑफ एजुकेशन, हुँ, लैक ऑफ या अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें हैं। राइट, अगर आप इन चीज़ों को समझो, आप एक बात बताओ ना, भारत को आप टुकड़े तो नहीं कर सकते ना यार। करेक्ट, आप भी रो 2 रोटी खाते हो, मैं भी रोटी खाता हूँ, आपके भी 2 आँख है, मेरे भी 2 आँख है। हुँ, यार है तो इंसानियत तो सेम ही है ना। करेक्ट, तो लोग बाग अभी भी ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। बिल्कुल, अभी लेटेस्ट जो अभी
पंजाब का आप कभी भी ले लो, पंजाब जब भी कभी इलेक्शंस होते हैं, कुछ भी होते हैं, खालिस्तानी का आता ही आता है। हम्म, अब खालिस्तानी इतने बड़े हो गए कि वो हमारे होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी को मारने की धमकी भी दे सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर किसी देश में इस तरीके की हरकतें हो रही है, हम्म, और उस देश में, जिस देश में हम रह रहे हैं, या हमारे देश में जिसको हम बहुत प्यार कर रहे हैं, हम्म। तो ये चीजें ना मेरे को भी बहुत खटकती हैं लिटरली। और एक परसेंटेज का भी डिफरेंस है, लाइक इंडिया में जो पंजाब का परसेंटेज है वो फार लेसर है पाकिस्तान में जो परसेंटेज है उससे। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की भी इकोनॉमी, अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करो, सो मेरा एक फॉर्मूला है, आप डॉट्स को कनेक्ट करते हो ना जब इंसिडेंट को, तो आपको आंसर मिल जाता है। तो अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करो, जैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे जाती है जब जब, हम्म, तो ये मुद्दे गर्माते हैं। और वो इंडिया में, जबकि पंजाब का लार्जर पार्ट पाकिस्तान में है, तो वहाँ ये खालिस्तान क्यों नहीं बन रहा? एग्जैक्टली। बिकॉज़ ये एक डॉट्स हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जब इकोनॉमी पाकिस्तान की लूज़ कर रही है और उनको पता है कि ऐसा चलता रहा तो हमारी तो बैंड बज जाएगी, बज ही रही है ऑलरेडी। तो हम इंडिया में भी थोड़ा-सा इंडिया को वीक करने की कोशिश करें तो इंडिया डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो बलूचिस्तान से खालिस्तान, ये सारे डॉट्स हैं, इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। सी मैं अभी इन कंटेंट पे ना डॉट कनेक्टिंग कंटेंट पे अभी जा नहीं रहा। अभी हम्म, वी स्टिल हैव लॉट ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन आइडियाज़, बट क्या होता है, अभी हमारी प्रोडक्शन टीम थोड़ी छोटी है, बट हम उसको स्केल अप करना चाहते हैं, बट हमारे पास फंड्स की कमी है। पर धीरे-धीरे हम इन कंटेंट टॉपिक्स को उठाना चाहते हैं। एज़ सून एज़ वी स्टार्ट बिल्डिंग मोर फंड्स, मेरा एक एजुकेशन वर्टिकल है जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ। मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो फ्री है, बट कुछ एजुकेशन प्रोडक्ट्स भी हैं। तो मैं आई एम थिंकिंग, आई एम प्लानिंग दैट इफ आई एम एबल टू गेट मोर फंड्स, बिकॉज़ जब मैंने जॉब छोड़ी थी ना, तो इट्स अ बिग स्टेप फॉर एनीबॉडी हू इज़ लीविंग द जॉब। और तो आई हैव प्लान्स कि हम लोग थोड़ा-सा फंड्स एक्वायर करके, नॉट फ्रॉम पीपल बट फ्रॉम अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स, बिकॉज़ आई हैव क्रिएटेड मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अब कंसल्टिंग करके इतना तो आ ही गया। हाँ। बट उसको यूज़ मैं कंटेंट प्रोडक्शन को स्केल अप करने के लिए भी करना चाहता हूँ, एंड नॉट ओनली दिस, हम लोग ऑफ रोड भी जाना चाहते हैं, हम स्टूडियो से बाहर निकल के भी जाना चाहते हैं। हम्म, तो ये सारे भी प्लान्स हैं। तो वो आगे-आगे आई वांट टू गेट इनटू दिस, बिकॉज़ जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, इसको बताने का एक बहुत अच्छा तरीका है। पर वो तरीका जो है, उसको प्रेज़ेंट करने के लिए थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स कंटेंट प्रोडक्शन लगेगा। और आई थिंक इन सवालों के जवाब, ये थोड़ा टाइम है बस, ये जो पॉलिटिक्स में या मीडिया में लोगों को ये जो बेवकूफ़ बना लेते हैं, अभी हम्म, थोड़ा टाइम बाद, कुछ महीने बाद इसकी दवा का अरेंजमेंट हम करने वाले हैं। हम्म। सो दवा बन रही है, आप मान लो फैक्ट्री में, जल्दी और आएगी आप मार्केट में। बड़ी अच्छी दवा बना रहे हो वैसे, मेरे को लग रहा है। इस पे भी वैसे बात करेंगे अभी हम। हुँ, अच्छा, एक अभी आपका एक किस्सा हुआ था दलाई लामा वाले, जो हाँ आपने जी, वीडियो बनाई हाँ जी, थी हाँ कि जी। एक दलाई लामा जी ने क्या किया, एक बच्चे को हुँ, टंग को सक किया। हुँ, उस पे आपने अपनी ओपिनियन दी, हाँ। बट समहाउ वो उनके रीति रिवाज या उनके कल्चर को कुछ आपने हिट किया था। तो उसका थोड़ा सा किस्सा बताओ, क्या हुआ था और आपको कैसे पता लगा फिर? यार मतलब मज़ा आ गया। ये तो मतलब पूरा एपिसोड ऐसा था कि लाइफ़ में जो ग्रोथ हो जाती है ना आपकी कभी-कभी, एक मोमेंट्स होती हैं, मोमेंट्स ऑफ रियलाइज़ेशंस। एक्चुअली क्या है कि वही मैंने बात बोली थी ना, वन शुड नॉट रिएक्ट इन एग्रेशन। तो जब आप कंटेंट बनाते हो तो कई बार अपने आप को रोक नहीं पाते हो ओपिनियन देने से, रिएक्ट करने से। हमने रिएक्ट कर दिया, बट देन आई व्हाट आई डिडंट डू वाज आई डिडंट स्टडी द कल्चर। देखो बुद्धिज्म मुझे पता है, मैंने खुद फॉलो किया है। इनफैक्ट निचिरेन दाइशिनेंस बुद्धिज्म आई फॉलोड व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल। बट तिब्बतियंस का थोड़ा अलग है। और स्पेशली दलाई लामा की जो पूरी लाइफ रही है, उन्होंने जो किया है, जिस तरह के वो हैं, हर इंसान की एक नेचर होती है। महात्मा गांधी की अलग थी। आई डोंट नो इफ यू गाइज नो, बट स्पिरिचुअलिटी में भी अलग अलग लेवल्स हैं। लाइक कपड़े ना पहनना, दैट इज अ लेवल, व्हेन यू ग्रो टूवर्ड्स फर्दर एनलाइटनमेंट। ये सारी चीज़ें जो आपको छोड़ते हो, आप त्यागते हो, आप हम्म, गुस्से को त्यागते हो, हम्म, आप एक टाइम पे जाके कपड़ों को त्यागते हो, आप बहुत चीज़ें करते हो। तो वो लेवल समझने के लिए ना आपको उस लेवल पे होना ज़रूरी है। एक आम इंसान उस लेवल को समझ ही नहीं सकता जिसने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शायद स्टार्ट भी नहीं करी है, या अभी उसने समझना शुरू किया। अच्छा ये होता है, आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं, ओहो, ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, ओहो अच्छा, वो ट्रांस में चले जाते हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। लेवल्स बहुत डीप हैं, और उन लेवल्स को समझने के लिए आपको उससे गुजरना पड़ेगा, ऐसे तो वो समझ नहीं आएगी। तो अगर आप हिज होलीनेस दलाई लामा इनको समझोगे नहीं, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि वो क्या था। बिकॉज़ आप उसको एक नॉर्मल सोसाइटल
बाउंड्रीज या रूल्स में गिन रहे हो। जैसे एक मैरिज है, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन क्यों बना? आप घर क्यों बनाते हो? एक ब्रॉन्ज एज में आप कपड़े क्यों पहनते हो? ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए। जंगल में जब ये ब्रॉन्ज एज वगैरह में जब शिकार करने जाते थे, हम्म। जब ये शिकार करने जाते थे, हम्म। तो ये लोग क्यों कपड़े पहनते थे? ठंड होती थी, ठंड से बचने के लिए। गर्मी है, गर्मी से बचने के लिए। वो बुशेज़ होती हैं काँटों वाली, वो छिल ना जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करते थे। तो कपड़ों का ये था। कपड़ों का ये नहीं था कि मेरे को कोई देख रहा है या मेरे को कोई जज कर रहा है, यू नो साइज़ से जज कर रहा है या किसी मेरे लुक से जज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। बट उसके बाद धीरे-धीरे हमने कपड़ों की परिभाषा को चेंज कर दिया। वो चेंजिंग टाइम्स, यू हैव टू डू इट। ऐसे ही बहुत चीज़ें, जैसे जो आपका एक सेक्सुअल नीड्स हैं, उनके अराउंड अब कोई इंसान प्रेडेटर भी बन सकता है, कोई इंसान बीमार भी हो सकता है। तो उन बीमारियों की वजह से, उन इश्यूज़ की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से मैरिज का इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, डिसिप्लिन लाया गया चीज़ों में। बट क्या वो मैरिज का इंस्टीट्यूशन हर जगह, हर टाइम में एज़ अ थंब रूल एप्लीकेबल है? आई डोंट थिंक सो। नहीं है। तो ऐसे ही एक आपका जो बिहेवियर है, एक नॉर्मल बिहेवियर, एक नॉर्मल बिहेवियर, इट्स वेरी ईज़ी टू से कि दिस इज़ रॉन्ग और दिस इज़ राइट, बट यू हैव टू बी एट अ पर्टिकुलर लेवल। जैसे मैं आपको बोलूँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी डोंट नो। द थिंग्स व्हिच वी नो दैट वी डोंट नो, उसको तो हमें पता कि ये हमें नहीं पता कि ये हमें नहीं पता। पर व्हाट अबाउट जो हमें नहीं पता, जो हमें नहीं पता? हम्म। क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमें आसमान में उड़ना कैसे है, तो हमने हवाई जहाज़ बना लिया। पर जिसके बारे में हमें नहीं पता कि हमें नहीं पता, दैट्स अनदर डायमेंशन ऑलटुगेदर। और इंसान को शायद जब वो घोड़ों पे ट्रैवल करता था, उसको नहीं पता था कि वो शायद आसमान में उड़ के भी ट्रैवल कर सकता है। हाँ, वो और बात है कि हमारे एपिक्स और हमारे ग्रंथों में बहुत चीज़ ऐसी हैं जो पुराने ज़माने में एग्ज़िस्ट करती थी। बट आई एम टॉकिंग अबाउट 1800 1700, उस वक़्त पता था हमें कि मतलब इंटरनेट आ जाएगा। तो क्या आज ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कुछ नहीं पता हो जो हमें नहीं पता हो? सो द पॉइंट लॉजिक। इज़ दैट हम लोग एक बाउंड्रीज़ और कुछ नॉर्म्स को एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं। बट डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट जगह डिफरेंट चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। मिसेस सोनम वांगचुक, जिनको रियल फुनसुक वांगडू भी कहा जाता है लद्दाख का, ओके। उनका वीडियो मैंने देखा और मुझे ये बात जब समझ में आई कि हाँ, उनके कल्चर में डिफरेंसेस है। मैंने उनका कल्चर स्टडी किया, मैंने दलाई लामा की हिस्ट्री और उनकी लाइफ स्टडी करी। मुझे समझ में आ गया कि यहाँ इट वॉज अ रिएक्शन, और अगर बात कहनी भी है तो अलग ढंग से कही जा सकती थी। सो दैट वॉज द होल थिंग। मुझे अभी इस पे और कहना है। I'm starting another. I'm thinking of a podcast with somebody who I believe she's very vocal. She's very expressive in her views. We are still in talks. हम लोग ग्लोबल व्यूज को भी कवर करना चाहते हैं ऐसे टॉपिक्स पे, ओके। इंडिया के बारे में या इन चीज़ों के बारे में। बिकॉज कुछ वेस्टर्न व्यूज आए दलाई लामा कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि बहुत ही वियर्ड थे, बहुत ही हिपोक्रेटिकल थे। जो रोगन का एक स्टेटमेंट था, तो आई फील दैट वी शुड टॉक मोर अबाउट दैट एज वेल। सो अपकमिंग डेज या वीक्स में यू विल सी दैट वी विल बी, हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो दैट वाज इट। मतलब ये एक रियलाइजेशन थी, और वो वही है कि आप कई बार उस तरह से सोच नहीं पाते, बस यही है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई गलत है जो ये बोल रहा है कि नहीं उन्होंने गलत किया, बिकॉज आप सोच ही वहां तक पा रहे हो ना, तो आपकी गलती थोड़ी है। अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल तक सोच सकते हो, तो आप वैसे ही सोचोगे। कई लोग कहते हैं कपड़े छोटे नहीं पहनने चाहिए, बड़े, बिकॉज़ आपका शायद माइंडसेट वैसा है। बट उनके कल्चर में ये था। उनके कल्चर में सक योर टंग कुछ नहीं है। दे हैव अ कल्चर वेयर इट इज़ लाइक यू शो द टंग टू ग्रीट पीपल। बट जो उनका इंटेंशन है, जो उनका बच्चे के साथ एंगेज करना है, उसमें देयर वाज़ नो लस्ट, देयर वाज़ नथिंग, नो अदर इंटेंट। दैट इज़ 100% क्लियर, एंड दैट इज़ व्हाई आई अपोलोजाइज्ड, आपने। बिकॉज़ आई थिंक इस बात को अलग ढंग से कह सकते थे हम। पर टू जज दैट पर्सन व्हेन यू सी हिज लाइफ, हिज प्रिंसिपल्स, द वे हिज वैल्यूज, आई थिंक इट्स टू सून पीपल डू दैट बिकॉज दे जस्ट रिएक्ट। सो दैट्स व्हाट आई वुड से। ऐसा कंटेंट बनाने के बाद पब्लिक का रिएक्शन भी बड़ा भयंकर आता है, नहीं?
नहीं, बट अच्छा है, मैं तो कहता हूँ हम लोग एक-दूसरे से सीखते हैं, बिकॉज़ अगर आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, उनको मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ हम लोग सब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाते हैं, और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आई डोंट थिंक उसको, बट हाँ, कुछ लोग मैनिपुलेट करके आपको टारगेट करना चाहें, अपनी अटेंशन के लिए, अपनी जगह व्यूज़ खींचने के लिए, तो सॉरी, दोज़ आर अवॉइडेड, दोज़ आर इग्नोर्ड इन माय लिस्ट। बट सोशल मीडिया पे आज की डेट में ना मैनिपुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा चल रही है, हुँ, स्कैम चल रहे हैं। हुँ, आपने भी कुछ स्कैमर्स का पर्दाफाश किया था, हाँ। व्हाट वाज दैट?